एक आदमी उन लोगों की आवाज उठाता है जिन्हें पुलिस उठा ले जाती है, अत्याचार करती है, मार डालती है। एक दिन वो आदमी भी मारा जाता है। आरोप लगता है उसी पुलिस पर जो अपने किए का हिसाब नहीं देना चाहती थी। कई साल बीत जाते हैं, सतलुज में काफी पानी बह चुका होता है। पुलिस के कारनामे खुल चुके होते हैं, कागजों पर बर्बरताओं की कहानी बताती स्याही सूख चुकी होती है। सरकारें बदल जाती हैं, फिर एक दिन उस आदमी पर एक फिल्म बनती है। वो सिनेमा घर का मुंह नहीं देख पाती। फैसले आते हैं कि कभी 21 जगह से काटो तो कभी 127 जगह से। एक दिन उसे ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाता है, नाम बदलकर। पाबंदियां यहां आकर रुक नहीं जाती। 2 ही दिन में वो फिल्म हटा ली जाती है। तर्क आता है इससे सुरक्षा को खतरा है। नतीजा, फिल्म चोरी छिपे देखी जाती है। देश भर में उसकी बात हो रही है। तो ऐसा क्या है सतलुज और जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी में कि हर दौर में उन्हें चुप कराने की कोशिशें होती रहीं? सवाल ये भी है कि क्या ये फिल्म हिंसा को ग्लोरीफाई करती है? बात राम मंदिर ट्रस्ट और चंदा चोरी की भी करेंगे। चंपत राय अब बोलने लगे हैं चिट्ठियों के जरिए। कुछ लोग हैं जो टटोलने लगे हैं खर्चों का हिसाब, एक एक आयोजन, एक एक मेहमान का हिसाब। राम मंदिर और देश दुनिया से जुड़ी बाकी खबरें भी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. एक फिल्म है सतलुज, बिना किसी हो हल्ले के 3 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज कर दी गई। हल्ला उसके बाद मचा, चर्चाएं छिड़ गई, तारीफ और तोहमत दोनों के दौर चले। लेकिन शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म रविवार शाम तक इंडिया से हटा दी गई। बाकी दुनिया में ये फिल्म देखी जा सकती है, लेकिन जहां की कहानी है, जहां बनी है, उस देश में इसे नहीं देखा जा सकता। कहानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की जीवन पर है, जिनका रोल निभाया है दिलजीत दोसांझ ने। कहानी 80-90 दशक वाले पंजाब की है, वो पंजाब जिसकी पहचान हिंसक उग्रवाद, खालिस्तान की मांग और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए हो रही थी। हजारों शवों का गैर कानूनी तरीके से अंतिम संस्कार करने की बात उठ रही थी। ऐसे समय में जसवंत सिंह खालड़ा फैक्ट एंड फिगर के साथ सामने आते हैं। आरोप लगाते हैं कि पंजाब पुलिस थोक के भाव एनकाउंटर कर रही है। दावा करते हैं 25,000 सिखों के लापता होने का। देश दुनिया में अपनी बात पहुंचाते हैं। निशाने पर पंजाब सरकार और पुलिस महकमा होता है। जसवंत को इस बीच किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, किस तरह उनको पुलिस प्रशासन से धमकियां मिलती हैं, सब कुछ डिटेल में दिखाया है। और एक दिन जसवंत खुद अगवा कर लिए जाते हैं। उनकी खोजबीन चलती है। इस बीच उनकी पत्नी मामले को कोर्ट कचहरी तक ले जाती है। सच्चाई पता लगाने के लिए सीबीआई को आगे आना पड़ता है। पता चलता है कि पुलिस ने जसवंत को अगवा किया था और बड़ी बेरहमी से उनकी पीट कर हत्या कर दी थी। फिल्म 2022 में बनकर तैयार हुई थी। नाम रखा गया घल्लूघारा। पंजाबी के शब्द का हिंदी मतलब होता है नरसंहार। फिल्म को डायरेक्ट किया था हनी त्रेहान ने। रॉनी स्क्रूवाला की फिल्म आरएसवीपी मूवीज और अभिषेक चौबे की मैकगफिन पिक्चर्स ने मिलकर इसका प्रोडक्शन किया है। उन्हें साथ मिला Z5 का। दोनों की जोड़ी साथ में सोनचिड़िया और केदारनाथ जैसी फिल्में बना चुकी है। लेकिन सिनेमा हॉल में रिलीज से पहले फिल्म को सर्टिफिकेट लेना होता है और सर्टिफिकेट देता है CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। लेकिन जब फिल्म CBFC में भेजी गई तो 6 महीने तक जवाब नहीं आया। हनी त्रेहान बताते हैं कि जवाब आया तो पहले 21 कट लगाने को कहा गया। फिल्म का नाम घल्लूघारा भी बदलने को कहा गया। घल्लूघारा, जैसे हमने आपको बताया, कि पंजाबी शब्द है जो सिख इतिहास के नरसंहारों की ओर इशारा करता है। फिल्म के मेकर्स ने इसका विरोध किया, तर्क दिया कि लीड रोल का नाम बदला जाए, और जिसका कोई सेंस नहीं था क्योंकि ये एक बायोपिक थी। सेंसर बोर्ड के फैसलों पर आपत्ति हो तो लोग जाते हैं FCAT, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। लेकिन 1952 में बनी इस संस्था को साल 2021 में खत्म कर दिया गया, जिसके बाद फिल्म बनाने वाले कोर्ट गए। इसी बीच फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाने का इनवाइट आ गया, लेकिन तब तक कोर्ट से इतर समझाइश बुझाइश चल रही थी। एक प्रपोजल दिया गया कि अगर 21 कट्स लगाने, हाई कोर्ट से केस वापस लेने और फिल्म को टोरंटो फेस्टिवल से
हटाने को रेडी हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये बातें खुद हनी त्रेहान ने 2025 में डेडलाइन को दिए एक इंटरव्यू में कही थी। फिल्म बनाने वालों को अपनी मेहनत को साकार होते हुए देखना था, लिहाजा दुखी मन से ही सही ये शर्तें मान ली गई थी। फिल्म का नाम बदलकर पंजाब 95 या सतलुज करने का विचार किया गया। कोई कॉपीराइट विवाद ना हो इसलिए सतलुज ही फाइनली डिसाइड हुआ। इन कट्स के बाद फिल्म को दोबारा सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया। अब इसे एक अलग कमेटी ने देखा, लेकिन इसके बाद भी कट्स पर कट्स लगाने की मांग होने लगी। कुल मिलाकर 127 करीब कट लगाने की मांग की गई। हनी त्रेहान का कहना था कि सर्टिफिकेट देने वाले चाहते थे कि मुख्य किरदार का नाम हटा दो, भारतीय झंडा हटा दो, 25,000 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का भी कहीं जिक्र ना हो, गुरबानी की सभी आवाज़ों को हटा दो, पंजाब पुलिस मत कहो, जबकि स्क्रीन पर पगड़ी पहने राज्य की पुलिस साफ दिखाई दे रही है। फिल्म में उन जगहों के नाम भी हटा दो जहां मुर्दाघर में शव मिले थे, और फिल्म का नाम भी बदल दो। फिर बचता ही क्या है फिल्म में? इसे काल्पनिक कहानी बनाने तक के लिए भी कहा गया, लेकिन फिल्म बनाने वालों की दलील थी कि जो भी दिखा रहे हैं सब दस्तावेजी है, यानी सब डॉक्यूमेंट है, सब कुछ सार्वजनिक है, इसलिए इन्हें फिल्म से हटाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। यह सिलसिला 2 साल तक चला। जितने कट्स बताए गए उतने लगाओ, फिर रिलीज करने देंगे, फिर इससे बात आगे बढ़ ही नहीं रही थी। 2025 में फिल्म को भारत से बाहर रिलीज करने पर भी चर्चा हुई, लेकिन वो प्रयास भी सफल नहीं हो सका, जिसके बाद RSVP ने OTT पर रिलीज करने का फैसला लिया। फिल्म 2026 में फाइनली रिलीज हुई। हनी त्रेहान ने कहा कि जैसी दिखाना चाहते थे वैसी ही फिल्म रिलीज हुई है। रिलीज होने के साथ ही रिव्यू पर रिव्यू लिखे जाने लगे। ज़्यादातर क्रिटिक ने इस फिल्म को 5 में से 3 के ऊपर ही स्टार दिए। अच्छी और बहुत अच्छी के बीच में जगह दी फिल्म को। लेकिन क्या फिल्म का हाल उसके नायक जसवंत सिंह खालड़ा जैसा तय है? फिल्म रिलीज होने के 48 घंटे के भीतर 5 जुलाई की शाम ZEE5 का एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट आता है। बताया जाता है कि अब यह फिल्म ZEE5 पर भारत में देखने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। ZEE5 को हटाने का आदेश सीधा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मिला था। किसी फिल्म को सर्टिफिकेट के बिना सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होने देना तो समझ में आता है, लेकिन OTT से गायब कर देना ये कैसे संभव है? सूत्रों के हवाले से छप रहा है कि बिना किसी कट के रिलीज होने की बात जैसे ही पता चली, सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इसे हटाने को कह दिया। OTT के कंटेंट पर CBFC का कोई जोर नहीं होता है, जो सेंसर बोर्ड होता है। OTT पर है कि IT एक्ट 2021 के नियमों का जोर चलता है इस पर। नियम कहता है कि OTT प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी भी चीज़ दिखाने से बचना चाहिए जो कानूनन बैन हो। ध्यान रखना होगा कि उससे भारत की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा या विदेशों से हमारे रिश्तों पर कोई आंच ना आए, साथ ही उससे कोई हिंसा या दंगा ना भड़के। फिल्म इंडिया में भले ही अवेलेबल ना हो, लेकिन ऐसे दिनों में टेलीग्राम एक्टिव हो जाता है। धड़ल्ले से वहाँ लिंक बढ़ रहे हैं। इधर उधर फिल्म का पायरेटेड वर्जन भी मिल रहा है। इंडिया टुडे की ओसेंट टीम ने ऐसे ही एक टेलीग्राम पायरेसी नेटवर्क का पता लगाया, जो OTT से हटाए जाने के बाद फिल्म सतलुज को फैला रहा था। इसमें फिल्म की पायरेटेड कॉपियां पहुंचाने, उसका प्रचार करने, उसे ढूंढ कर देने के लिए 37 चैनलों और बॉट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पायरेसी नेटवर्क के चैनलों पर फिल्म के लिंक शेयर करने वाले कुल 12,60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। लेकिन फिल्म के नायक जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी में ऐसा क्या है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है? 6 सितंबर 2023 को BBC हिंदी में एक रिपोर्ट छपी, जिसमें सरकारी दस्तावेजों में छपा उनका परिचय नजर आया। अदालतों में CBI ने केस की जो डिटेल दी, उसके मुताबिक जसवंत सिंह खालड़ा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार विंग के महासचिव रह चुके थे। 1980 और 90 के दशक में जब पंजाब उग्रवाद और पुलिसिया कार्रवाई के दौर से गुजर रहा था, तब खालड़ा ने उन लोगों के मामलों की पड़ताल शुरू की जो गिरफ्तार होने के बाद लापता ही हो गए थे। उन्होंने पंजाब के शमशान घाट और सरकारी रिकॉर्ड खंगाल कर ये दावा किया कि पुलिस ने हजारों अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया था। उनका आरोप था कि इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की थी जिन्हें गैर कानूनी हिरासत, कथित फर्जी मुठभेड़ या जबरन गायब किए जाने के बाद मार दिया गया। उन्होंने अमृतसर, मजीठा और तरन तारण के 3 शमशान घाटों में जून 1984 से दिसंबर 1994 तक जलाई गई लाशों के जो विवरण हैं वो उजागर किए। उन्होंने ये दावा किया कि ये लावारिस लाशें पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयों की गवाही देती हैं।
लेकिन वहशीपन देखिए, 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा खुद भी लापता हो गए। उनकी पत्नी परमजीत कौर लगातार कहती रही कि पंजाब पुलिस उन्हें घर के बाहर से उठाकर ली गई थी। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि जसवंत सिंह खालड़ा ने आवाज उठाई, स्थानीय पुलिस को ये पसंद नहीं आ रहा था और उन्हें अगवा करने की साजिश रची गई। इस आपराधिक साजिश में स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने 6 सितंबर 1995 को उन्हें उनके आवास से अगवा कर लिया। उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनकी लाश हरीके इलाके में एक नहर में फेंक दी गई। उनकी लाश को कभी बरामद नहीं किया जा सका। बाद में जांच और अदालती कार्यवाही के बाद ये मामला देश के चर्चित मानवाधिकार मामलों में शामिल हुआ। खालड़ा की पत्नी ने सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। 1996 में सीबीआई ने पटियाला की एक अदालत में 9 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें मुख्य आरोपी अजीत सिंह संधू थे, जो तरन तारण जिले के तत्कालीन एसएसपी थे। इनमें अशोक कुमार, सतनाम सिंह, रछपाल सिंह, जसबीर सिंह, अमरजीत सिंह, सुरिंदरपाल सिंह, पृथ्वीपाल सिंह और डीएसपी जसपाल सिंह शामिल थे। एसएसपी अजीत सिंह संधू के खिलाफ आरोप तय नहीं किए जा सके, क्योंकि आरोप तय होने से पहले ही उन्होंने अपनी जान दे दी थी। 2007 में हाईकोर्ट ने अमरजीत सिंह को बरी कर दिया था। कोर्ट ने बाकी चारों अभियुक्तों सतनाम सिंह, सुरिंदरपाल सिंह, जसवीर सिंह और पृथ्वीपाल सिंह की सजा 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दी। फिल्म बनाने वाले लोगों से सब्र रखने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी बीच खबर आई कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो फिल्म के कंटेंट की जांच करेगी। जांच आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत की जा रही है। ये कानून सरकार को अधिकार देता है कि अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो सरकार उस प्लेटफॉर्म को उसे तुरंत हटाने या ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। कमेटी की जांच में क्या निकलेगा, क्या फिल्म वापस इंडिया में रिलीज होगी भी तो ऐसे ही बिना कट के होगी या कई कट लगेंगे, इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिल्म की वजह से पॉलिटिक्स खूब हो रही है। पंजाब में क्या शिरोमणि अकाली दल, क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस, सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं, फिल्म के बैन पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष भी इस पर केंद्र सरकार से बातचीत करने की बात कह रहे हैं। सबको सुनवाते हैं। फिल्म में दर्शाया गया है कि कैसे ये नौजवानों को मारते थे, उनको खत्म करते थे। ये एक बहुत बड़ा हमला था जो पंजाब की नौजवानी के ऊपर था, तो उसको मैं समझता हूं बैन करना बहुत गलत बात है। इस फिल्म को तुरंत रिलीज करना चाहिए। मैं सरकार ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ बैन लगिया ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ करना चाहिए। जो हमारे सेंटर के वजीर साहब हैं, मैं रात को लेट पहुंचा, कल गए हुए थे, मैं उनके साथ ये टेकअप कर रहा हूं। इसके बाद कमलजीत जी, मैं इसका रीजन पता कर रहा हूं कि रीजन क्या है और हम इसको टेकअप कर रहे हैं। सुरक्षा का हवाला देकर फिल्म पर रोक लगा दी गई, लेकिन डायरेक्टर हनी त्रिहान पूछ रहे हैं कि सुरक्षा का खतरा किसे है, कैसे है। दुहाई दे रहे हैं कि जब केरला स्टोरी रिलीज हुई तब तो कोई खतरा नहीं हुआ, जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई तब भी कोई खतरा नहीं हुआ, फिर सतलुज के समय ये सब क्यों हो रहा है। आखिर फिल्म में ऐसा क्या है जिससे कथित खतरे की बात की जा रही है। इस सवाल का जवाब पता नहीं कब मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन जिसने भी फिल्म देखी है उनमें से कईयों की तरफ से आपत्ति आई है। सोशल मीडिया पर फिल्म के एक सीन पर बहुत बदकही हो रही है। इस सीन में पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह आत्मघाती हमले में मारे जाते हैं। उस समय बैकग्राउंड में बज रहे म्यूजिक पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि उनकी हत्या को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। तर्क दिया गया है कि पूर्व सीएम की हत्या बिना किसी खालिस्तानी संबंध के दिखाई गई है। ये एक आम आदमी का गुस्सा ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन कई यूजर्स ने इसे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखने की सलाह दी। काउंटर तर्क दिया कि ये गाना उस व्यक्ति के नजरिए से है जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके पूरे परिवार को मार दिया गया है। दिलजीत दोसांझ ने तो कह दिया है कि अब ये फिल्म नहीं रुकेगी, खालड़ा साहब की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यहां तक कहा कि जिसको जहां भी जैसे भी ये फिल्म मिले वो देख डाले। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे पायरेसी को बढ़ावा मिलेगा, जिसके खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री बरसों से लड़ाई लड़ती आ रही है। सतलुज की टीम भी कानूनी रास्ते अपना सकती है ताकि फिल्म OTT पर दोबारा से रिलीज हो सके। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अरसे बाद चंपत राय ने चुप्पी तोड़ी है। ओल्ड स्कूल तरीकों का नई तकनीक से मिलन नजर आया। हाथ से एक पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया। 2 बातें लिखी हैं जिन्हें अंडरलाइन किया जा सकता है। पहली बात, मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। दूसरी बात, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर दूंगा, सभी सत्य सामने आएंगे। यानी अब जब चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तमाम उंगलियां उन पर उठ रही हैं या उठ चुकी हैं, तब उनका पक्ष आया है। कहना ये चाह रहे हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। वैसे एक तरफ कल ट्रस्ट की बैठक में और एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान भी सुन लीजिए। वो भी अपने आप को निर्दोष ही बता रहे हैं। आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक ने जब गोविंद देवगिरी से पूछा कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती चढ़ावा चोरी के मामले में, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। निश्चित रूप से बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हुंडी के बारे में जो कुछ हुआ, वहां पर जो कुछ घपला हुआ, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि मैंने डे 1 से ही उधर ध्यान दिया नहीं। वो मेरा क्षेत्र भी नहीं था। मेरा क्षेत्र जो धन जमा हुआ है अकाउंट में, उसकी निगरानी रखना, उसके बारे में जो व्यय होता है उसका ध्यान रखना ये था। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ। यहाँ हुंडी का काम यह दैनिक कार्य है, ये स्थानिक न्यासी देखते थे, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था। उसका जो एसओपी भी एलबीआई के साथ बना, वो अनिल मिश्रा जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। मुझे भी वह इस महीने देखने मिला। आपको लगता है कि चंपत राय और दूसरे लोगों को आकर के हो गया है, बाहर 25-30 लोग खड़े हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगता है कि इस पर आप माफी मांगनी चाहिए ट्रस्ट को बाहर। सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है महाराज जी, इस पर आंसर नहीं देंगे महाराज। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में नया अपडेट ये है कि तीनों आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे की 1 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब तक ये लोग जेल में थे, अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। अपडेट के बाद बात कल देर शाम आई एसआईटी रिपोर्ट की करते हैं। जब चोरी की खबर सामने आई थी तो सबने सोचा था कि दान पात्रों से चोरी की गई है, लेकिन एसआईटी की जांच बता रही है कि सिर्फ दान पात्रों से चोरी नहीं हुई है, पूरी व्यवस्था पर ही डाका डाला गया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि चोरी सिर्फ कुछ हाथों की सफाई नहीं थी, सिस्टम की ढिलाई भी थी। दान पात्रों हुंडियों की चाबियां गलत हाथों में थी, जिनकी पहुंच से दूर होनी चाहिए थी, चाबियां उन्हीं की जेब में रहती थी। दूसरी तरफ सीसीटीवी सिर्फ दीवार की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रतिबंधित कमरों में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, उसकी तलाशी कैसे होगी, ये सब नियम बस कागजों पर थे। नियम के मुताबिक हो कुछ नहीं रहा था। आप जरा कहानी सुनिए कि हो क्या रहा था। मंदिर की हुंडियों से निकले कैश जेवर बॉक्स और काउंटिंग रूम पहुंचते थे, वहां जेवर अलग कर दिए जाते थे, लेकिन किस हुंडी से क्या निकला, कितना कैश आया, कितने जेवर मिला, इसका पूरा रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता था। स्ट्रॉन्ग बॉक्स की नंबरिंग नहीं होती थी, ट्रैकिंग नहीं होती थी, वजन नहीं होता था, फोटोग्राफी नहीं होती थी, सीलिंग नहीं होती थी। यानी राम जी के मंदिर में करोड़ों का हिसाब भी राम भरोसे ही चल रहा था। एसआईटी को सिर्फ 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज मिली है, लेकिन इन्हीं 40 दिनों में 70 बार कथित चोरी दिखाई दी है। नोट जेब में गए, जूतों में गए, कपड़ों में छिपाए गए। कुछ लोग चोरी करते दिखे, कुछ लोग चोरी को छिपाते दिखे। आज तक के संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने बताया है कि सीसीटीवी में अविनाश शुक्ला और मनीष यादव बार बार चढ़ावे के रुपयों की गड्डियों और खुले नोटों को हटाते छुपाते दिखाई दिए। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे सीसीटीवी में अविनाश शुक्ला और मनीष यादव को चोरी करने में मदद करते दिखाई दिए। एसआईटी को बैंक खातों और बयानों से संकेत मिले हैं कि खेल इन 40 दिनों से पहले भी चल रहा था। गिनती ठीक से होती नहीं थी, निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए थे, उसके साथ भी खेल हो गया। पर अगर इस काम में लगे लोगों को सही ढंग से चेकिंग की गई होती तो भी चोरी रोकी जा सकती थी। लेकिन होता क्या था, रोज तलाशी का नियम था, पर उसे रैंडम चेकिंग बना दिया गया था। जेब वाली वर्दी पर रोक नहीं लगाई गई, मोबाइल साथ ले जाने पर रोक नहीं थी, बायोमेट्रिक नहीं थे, खाने पीने तक पर पाबंदी नहीं थी। यानी जिस कमरे में करोड़ों रुपए गिने जा रहे थे, वहां सुरक्षा के कई दरवाजे खुले छोड़ दिए गए। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में एक शख्स पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वो नाम चंपत राय नहीं, अनिल मिश्रा है।
वही अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट की ओर से कैश कलेक्शन सिस्टम के इंचार्ज थे। ट्रस्ट और बैंक के बीच जो MOU हुआ था उस पर ट्रस्ट की ओर से दस्तखत भी उन्होंने ही किए। बाद में जो SOP बनी उसमें भी नकदी निकलवाने और उसे गिनने बैंक में जमा करवाने के लिए ट्रस्ट का अधिकृत प्रतिनिधि भी अनिल मिश्रा को ही बनाया गया। चढ़ावे का पैसा हुंडी से निकलकर बैंक तक कैसे पहुंचेगा, इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिरकार उन्हीं पर जाकर ठहरती थी। सबसे अहम बात, जो कमियां अब तक सामने आई हैं उनकी जानकारी अनिल मिश्रा को थी। बावजूद इसके व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। SIT का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह ढीला पड़ने देना और उसका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित न करने की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा की बनती है। काउंटिंग रूम की जिम्मेदारी संभालने के लिए रिटायर्ड बैंक अधिकारी सुभाष श्रीवास्तव को भी अनिल मिश्रा की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था। कर्मचारियों की तैनाती, अनुशासन, तलाशी और सुरक्षा व्यवस्था लागू कराने की जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की थी। लेकिन SIT ने पाया कि हुंडियों की चाबी उनके पास रहती ही नहीं थी। चाबियां किसके पास रहती थी? रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पास, वो भी बिना किसी अधिकार के। SIT ने इसे अनाधिकृत, खतरनाक और जोखिम भरा बताया है। आप खेल देखिए, सुभाष को नियुक्त किया गया अनिल मिश्रा की सिफारिश पर। टिन्नू यादव राम मंदिर पहुंचे क्योंकि वो चंपत राय के करीबी थे, ड्राइवर थे एक समय चंपत राय के वो। और वो मनीष यादव जो CCTV में नोटों की गड्डियां चुराते पकड़ा गया, उसको काम पर रखा गया था टिन्नू यादव के सिफारिश पर। मतलब देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक राम मंदिर के ट्रस्ट में कुछ ऐसे बंदरबाट चल रही थी, प्रोफेशनलिज्म तो भूल ही जाइए, आंखों की शर्म भी नहीं रखी गई। जांच की आंच अब दान पात्र से निकाले गए नोटों से होते हुए मंच, मंडप और महोत्सव तक पहुंच गई है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि श्रद्धालुओं को चढ़ावा किसने गिना, कितना गिना और कितना अपनी जेब में भर लिया। सवाल ये भी है कि जो पैसा ट्रस्ट ने खर्च किया वो खर्च हुआ कैसे, किसकी मंजूरी से हुआ। SIT की नजर ट्रस्ट के पिछले 2 सालों के खर्च पर भी है। कितना खर्च? 124 करोड़ रुपए। इन 124 करोड़ रुपए में सबसे बड़ा हिस्सा है 22 जनवरी 2024 को हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस एक कार्यक्रम पर ही 113 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब जरा हिसाब सुनिए, 35 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए गए टेंट लगाने में, 30 करोड़ 85 लाख रुपए देश भर में चलाए गए अक्षत पूजन अभियान पर खर्च हुए, 21 करोड़ 77 लाख रुपए प्रचार प्रसार में खर्च हुए, 14 करोड़ 62 लाख रुपए सजावट और लाइटिंग पर खर्च हुए, 5 करोड़ 11 लाख रुपए भोजन पर खर्च हुए, 1 करोड़ 6 लाख रुपए धार्मिक अनुष्ठानों पर, और बाकी का हिसाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब SIT इन सभी मदों के बिल, वाउचर, भुगतान और रिकॉर्ड को खंगाल रही है। जनवरी 2025 में हुई प्रतिष्ठा द्वादशी पर हुए 83 लाख रुपए के खर्च की भी जांच हो रही है। इनमें 52 लाख रुपए सिर्फ लाइटिंग और सजावट पर खर्च किए गए। इसके अलावा महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं पर 43 लाख रुपए जो खर्च हुए थे वो अब भी जांच के दायरे में हैं। और वो आयोजन जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, 25 नवंबर 2025 को हुए ध्वजारोहण समारोह, उस पर ट्रस्ट ने 10 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। कार्यक्रम में करीब 6000 मेहमान थे, यानी मोटे हिसाब से देखें तो एक मेहमान पर करीब 16,000 रुपए का खर्च हुआ है। अब SIT ये देख रही है कि ये खर्च सिर्फ कागजों पर सही दिखता है या ज़मीनी रिकॉर्ड भी वही कहानी बयां करते हैं। तो बड़ी खबर में इतना ही, अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। पहले सुर्खी आई है केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर है। ये शो रिकॉर्ड किए जाने तक 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बार हादसा कल्लाड़ी इलाके में बन रही ट्विन टनल परियोजना के पास हुआ। भारी बारिश के बीच मलबे का बहुत बड़ा ढेर नीचे आ गिरा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मलबे में जिन लोगों के फंसे होने की आशंका है उनमें इंजीनियर और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि अगर उस समय वहां निर्माण कार्य चल रहा होता तो यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ बारिश पर नहीं बल्कि लापरवाही पर उठ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 20 जून को ही निर्माण कंपनी को जमा मलबा हटाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद मलबा नहीं हटाया गया। आरोप है कि उसी मलबे के खिसकने से ये त्रासदी हुई है। प्रशासन पहले ही इस खतरे को लेकर आगाह कर चुका था, लेकिन चेतावनी पर अमल नहीं हुआ। दूसरी सुर्खी जुड़ी है
एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से। देश में E25 पेट्रोल लागू होने की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार का कहना है कि E25 यानी 25% जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है वो अभी टेस्टिंग उसकी चल रही है। जब तक टेस्टिंग फेज पूरा नहीं हो जाता तब तक इसे लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि देश भर में लागू E20 पेट्रोल को 2.5 साल से अधिक समय तक व्यापक टेस्टिंग के बाद लागू किया गया है। हालांकि इस बीच इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में 2021 के ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि E20 पेट्रोल से मेटल के पुर्जों पर कोई खास असर नहीं पड़ता दिखा, लेकिन E10 के लिए डिजाइन किए गए पुरानी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कुछ रबर और प्लास्टिक के हिस्से जैसे होज, गैस्केट, सील और ओरिंग तेजी से खराब हो सकते हैं। रिसर्च ऐसी गाड़ियों में इन पुर्जों को बदलने की जरूरत की ओर इशारा करती है। हालांकि सरकार का कहना है कि E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर लागू किया गया है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। शुभ रात्रि।